हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसमें यदि किसी भी एग्जाम में संविधान से संबंधित प्रश्न उठाया जाता है तो इस टॉपिक में से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और दोस्तों, ये टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब भारतीय संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और दोस्तों, बाद में भारतीय संविधान में संशोधनों के द्वारा बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों, आज हम इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आज की जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को अपनी जो दिमाग में अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। दोस्तों, हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची 1 है। अनुसूची जो पहली अनुसूची है, अनुसूची 1, अनुसूची भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन मिलता है। जब भारत की पहली जो संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। संविधान की जो पहली अनुसूची उसके अंदर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। और जो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर जो भारत के जो बड़े बड़े पद है जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनके वेतन और भत्तों से संबंधित उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 यानी दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत में जो बड़े बड़े पद है जैसे कि बड़े पदाधिकारियों के वेतन वह भत्तों से संबंधित है, यानी संविधान की दूसरी अनुसूची में बड़े पदाधिकारियों के वेतन और साथ में वेतन के साथ साथ भत्तों का भी उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, संविधान की जो हमारी अगली जो तीसरी अनुसूची है उसमें इन्हीं बड़े पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख मिलता है, यानी इनको कौन शपथ दिलवाएगा और जो शपथ की जो पूरी प्रोसेस होगी, जो इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, उसका उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों, संविधान की तीसरी अनुसूची, अनुसूची 3, इसके अंदर जो ये बड़े पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारियों इनकी शपथ का उल्लेख मिलता है। बड़े पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। दूसरी और तीसरी अनुसूची को याद करने का दोस्तों सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि जो हमारे जो कि राजनेता होते हैं जैसे एमएलए और एमपी होते हैं वो अपने शपथ से ज़्यादा यानी शपथ को निभाने से ज़्यादा अपने वेतन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने वेतन को पहले रखते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर भी वेतन को पहले संविधान की दूसरी अनुसूची में और शपथ को संविधान की तीसरी अनुसूची में रखा गया है। तो दोस्तों, भारत जो कि बड़े पदाधिकारी है, जो हमारे जो एमएलए और एमपी है वो क्या करते हैं कि अपनी शपथ को निभाने से ज़्यादा अपने वेतन को पहले रखते हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा जो वेतन है वो दूसरी अनुसूची में यानी शपथ से पहले है। तो दोस्तों, इसको इस प्रकार से याद रखा जा सकता है, यानी बड़े पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते पहले है और शपथ बाद में है। और दोस्तों, संविधान की जो तीसरी अब आगे जो अनुसूची आती है वो है चौथी अनुसूची, संविधान की चौथी अनुसूची। ये अनुसूची दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में देखे गए हैं। और ये जो चौथी अनुसूची है ये राज्यसभा की सीटों से बंटवारे से संबंधित है। राज्यसभा की सीटों, जो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनके बंटवारे से संबंधित है। राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। बंटवारे से संबंधित है, यानी इसके अंतर्गत जो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है, जो राज्यसभा है, उसकी सीटों का बंटवारा किया गया है। जैसे दोस्तों हरियाणा के अंदर हम देखें तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा की हरियाणा के अंदर 5 सीटें हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका निश्चय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। यानी संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। और दोस्तों अब जो भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची आती है, भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। यानी जो एससी होता है वो अनुसूचित जाति को हम एससी के नाम से जानते हैं। एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और एसटी है, ये है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जो जनजाति होती है उसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जैसे कि घुमंतू लोग होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और जो चरवाहे होते हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत आदिवासी इलाकों को भी सम्मिलित किया जाता है, जो कि समाज की जो मुख्य धारा, जो हमारे भारत के जो मुख्य धारा है, जो आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की जो मुख्य धारा है उससे दूर है। यानी वो मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो दोस्तों उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसके अंदर विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी संविधान की 5वीं अनुसूची एससी और एसटी के प्रशासन, इनके प्रशासन से संबंधित है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। और दोस्तों जो 6ठी अनुसूची है, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर विशेष रूप से 4 राज्य, जैसे कि इसको इस प्रकार से याद रखा जा सकता है, AM और TM, AMTM, यानी असम, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। यानी ये जो 4 राज्य है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इसके अंतर्गत जो एसटी की आबादी है, एसटी की जो जनसंख्या है इन 4 राज्यों के अंदर, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान इसके अंदर डाले गए हैं। यानी असम, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों में एसटी की जो आबादी है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके प्रशासन से संबंधित स्पेशल रूप से इन 4 राज्यों का उल्लेख इस संविधान की अनुसूची में किया गया है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इसमें एसटी के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में डाले गए हैं। तो दोस्तों ये थी भारतीय संविधान की 6 अनुसूचियाँ। और जो इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुसूची है वो है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची से संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। दोस्तों अब हम भारतीय संविधान की बची हुई और जो 6 अनुसूचियाँ हैं उनके विषय में देखते हैं। और भारतीय संविधान की जो आगे 7वीं अनुसूची है, अनुसूची 7, अनुसूची 7 शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। अनुसूची 7 राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा करती है। यानी कौन सी शक्तियां, कौन से विषय ऐसे होंगे जिन पर केंद्र सरकार
कानून बनाएगी और कौन से ऐसे विषय होंगे जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी यानी डिसीजन लेगी। तो संविधान की अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। दोस्तों यहाँ पर स की ध्वनि आती है, जैसे कि स से 7वीं और स से शक्तियों का बंटवारा, यानी स से 7वीं और स से शक्तियाँ। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से याद रख लेना। और जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है इसके अंतर्गत 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 सूचियां इसके अंतर्गत दी गई है। संघ सूची में वो विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिन पर राज्य, जिस पर जो केंद्र सरकार होती है, जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी केंद्र सरकार उन पर डिसीजन लेती है, यानी संघ सूची केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है। और ये जो राज्य सूची है ये राज्य सरकार से संबंधित है, यानी इसके अंतर्गत वो मुद्दे, वो सब्जेक्ट, वो विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार कानून बनाती है। संवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर संवर्ती सूची के विषयों पर काम करती है, उनके संबंध में कानून बनाती है, डिसीजन लेती है। तो दोस्तों संघ सूची में पहले 97 विषय थे, 97 विषय थे और अब ये 100 विषय हो गए हैं, यानी संघ सूची में 3 विषय बढ़ गए हैं। पहले 97 विषय ऐसे थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, उन पर डिसीजन लेती थी, लेकिन अब इन सब्जेक्ट की संख्या बढ़कर, इन जो मुद्दों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। राज्य सरकार पहले 66 विषयों पर कानून बना सकती थी, अब 61 विषय इसके अंतर्गत आते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट, 5 विषय कम हो गए हैं। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 यानी 52 विषय हो गए हैं, यानी जो राज्य सूची है इसमें 5 विषय कम हो गए हैं, संवर्ती सूची में 5 विषय बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इस संबंध में एक बात और हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है, जैसे कि मैंने बताया संवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन यदि किसी भी कानून को लेकर आपस में वाद विवाद होता है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके कानूनों में आपस में वाद विवाद होता है, तो अंत में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, यानी केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो ही लागू होगा। यानी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच यदि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको लेकर जो केंद्र सरकार होगी वो ही प्रमुख मानी जाएगी, उसका कानून ही लागू होगा। तो दोस्तों संघ सूची में देखें तो हम कौन से विषय आते हैं। संघ सूची में नेशनल लेवल जो राष्ट्र हित के जो मामले होते हैं उन्हीं को बेसिकली सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा, भारत की सुरक्षा किसी एक या 2 राज्यों के हाथों में नहीं सौंपी जा सकती। तो दोस्तों भारत की सुरक्षा जो मामला है ये केंद्र सरकार ही देखती है। और जैसे संचार का मामला है, संचार, और जैसे विदेशी जो मामले हैं यानी विदेशों के साथ भारत के कैसे संबंध होंगे, ये संबंध भी केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है कि विदेशों के साथ भारत के और जो भारत के संबंध है, उन जो कूटनीतिक जो संबंध है वो कैसे होंगे, ये केंद्र सरकार ही इसके संबंध में डिसीजन लेती है। तो दोस्तों ऐसे कुछ मुद्दे संघ सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। और राज्य सूची के अंदर राज्य के जो मुद्दे होते हैं, जैसे पुलिस का जैसे मुद्दा है ये, और जो राज्य सूची में वो जो हमारे जैसे कि ग्रामीण जो विकास का मुद्दा है, ये मुद्दे राज्य सूची में आते हैं।
यानी राज्य सूची में राज्य के जो मामले होते हैं, राज्य से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो राज्य सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे। और अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वो मुद्दे आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कार्य करने की जरूरत होती है। जन कल्याणकारी जो नीतियाँ होती है, जो योजनाएं होती है, उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जिन पर बहुत अधिक खर्च होने की भी संभावना होती है। जैसे दोस्तों शिक्षा का मामला है, शिक्षा का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों देखती है। और भी दोस्तों बहुत सारे मामले जन कल्याण के मामले होते हैं, उनको दोनों बहुत सारी जन कल्याण की योजनाएं भी चलती है जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों योगदान देती है। तो दोस्तों ये थी अपनी शक्तियों का बंटवारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसके अंतर्गत बनाई गई थी। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची बनती है, यानी वह अनुसूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। वो कौन सी अनुसूची है? वो 7वीं अनुसूची है। अब दोस्तों हम 8वीं अनुसूची, जो अपनी 8वीं अनुसूची है इसको करते हैं। और 8वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारत में जो संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और बाद में 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा मान्यता दी गई। पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, बाद में 8 और भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो कुल जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो मानक भाषाएं हैं, वो है 22। इन 22 भाषाओं को मान्यता भारतीय संविधान में दी गई है। उन्नीस सौ सड़सठ में एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो सिंधी भाषा थी, जो सिंधी भाषा है, इसको मान्यता दी गई। भारतीय संविधान में इसको मान्यता दी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को। और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 3 मुख्य जो भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई थी। वो जो 3 भाषाएं हैं वो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनको दोस्तों इसकी जो शॉर्ट जो याद करने का जो फार्मूला है वो है नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। तो इसको दोस्तों 1992 में संविधान संशोधन 71वें के द्वारा इन जो 3 मुख्य भाषाओं को भी मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और 2003 में 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो 92वें संविधान संशोधन हुआ था, इस 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 मुख्य भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। और वो 4 मुख्य भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको दोस्तों इस प्रकार से याद रखना कि जो हमारे मैथ्स जब हम करते हैं, मैथ यदि हम करते हैं तो उसमें जोड़ घटा गुणा भाग करने का एक फार्मूला होता है बोडोमॉस। जो बोडोमॉस का जो फार्मूला होता है इसको इस प्रकार से याद रख लेना, बो से बोडो, डो से डोगरी, माँ से मैथिली, सह से संथाली। तो दोस्तों इन 4 और
जो भाषाएं हैं इनको मान्यता प्रदान कर दी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो दोस्तों अब जो भारतीय संविधान में इन 8 1 और 3 और 4 इन 8 भाषाओं को और मान्यता प्रदान कर देने के बाद भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त जो कुल भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 हो गई। यानी संविधान के बनने के समय 14 भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त थी और उसके बाद में इन 8 भाषाओं को मान्यता प्रदान और कर देने के बाद भारतीय संविधान में जो कुल मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो हो गई हैं 22। तो 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब दोस्तों हम भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसके बारे में समझते हैं, उसको देखते हैं। जो भारत का जो मूल संविधान था उसमें ये केवल 8 ही अनुसूचियां थी और 20 के बाद की 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये जो अनुसूचियां जोड़ी गई है ये भी संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई है। भारत के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को संविधान के संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों जो भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंतर्गत उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत में जो पहला संविधान संशोधन 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित थी। भूमि सुधार से संबंधित है ये अनुसूची 9वीं। दोस्तों पहले संविधान संशोधन 1951 जो भूमि सुधार से संबंधित था उसको लेकर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और दोस्तों परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इससे अगली अनुसूची 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। ये जो अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल का संबंध यानी इनका अर्थ ये है दोस्तों कि जो हमारे जो राजनेता होते हैं, जो एमएलए और एमपी होते हैं, इनको जीत किसी एक पार्टी से मिलती है लेकिन पद और पैसे के लालच में ये किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार में अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या पैदा हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज़ादी के बहुत ही सालों तक क्या होता था कि सरकारें अस्थिर रहती थी, बार बार राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की समस्या आती थी। तो दोस्तों बाद में 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन किया गया। तो इस राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए 1985 में 52वां जो संविधान संशोधन किया गया ये दल बदल से संबंधित किया गया। यानी इसके अंतर्गत कुछ दल को बदलने की, सदस्यों के दलों को बदलने की कुछ शर्तें रखी गई। इन शर्तों के तहत ही कोई एमएलए या एमपी अपना दल बदल सकता है। तो दोस्तों यदि कोई इन शर्तों के खिलाफ अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो राजनीतिक स्थिरता, सरकार की स्थिरता के लिए इस संविधान संशोधन को किया गया है। और 1951 के बाद जो 1985 में संविधान संशोधन किया गया इसमें संविधान में एक और अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई और ये संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। इसको याद रखना है तो 1951 51 इस प्रकार से इसको याद रख लेना। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची के बाद अब आती है 11वीं अनुसूची। अनुसूची 11वीं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 11वीं और 12वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई थी। 1993 में 11वीं अनुसूची के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और 12वीं अनुसूची के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। 1993 में दो संविधान संशोधन होते हैं। 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधनों के द्वारा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और दोस्तों 11वीं जो अनुसूची है ये अनुसूची ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है।
भारतीय जो ग्रामीण है उनके स्वशासन से संबंधित है, यानी सरपंच और जो पंच है उनसे संबंधित है स्वशासन। और इसमें 29 विषय आते हैं। जो ग्रामीण स्वशासन है इसमें 29 विषय आती हैं जो कि जिस पर हमारी जो ग्राम सभा है उस पर डिसीजन ले सकती है 29 विषयों पर। और जो 74वां संविधान संशोधन है ये शहरी स्वशासन से संबंधित है, शहरी स्वशासन से संबंधित है। इसमें दोस्तों 18 विषय आते हैं, यानी 18 विषयों पर जो कि म्यूनिसिपल जो कमेटीज होती है वो इस पर निर्णय लेती है, इस पर डिसीजन लेती है। दोस्तों इस प्रकार 11वीं और 12वीं अनुसूची 1993 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्वशासन से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन जिसमें 18 विषय है ये शहरी स्वशासन से संबंधित था। दोस्तों ये जो अंतिम 3 अनुसूचियाँ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और दोस्तों मैंने जो इससे पहले जो सूचियाँ बताई थी वो भी परीक्षा की दृष्टि से, उनमें देखते हैं दोस्तों कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 4 जो राज्यसभा की सीटों से बंटवारे से संबंधित है। अनुसूची 7 जो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है राज्य और केंद्र सरकार के बीच। अनुसूची 8 जो भाषा से संबंधित है। और अनुसूची 10 ये अनुसूची 10 जो दल और बदल से संबंधित है। अनुसूची 10 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये दोस्तों 6 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में जो टोटल 12 अनुसूचियाँ है उनमें से ये जो 6 अनुसूचियाँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 4 को हमने किया जो कि राज्यसभा की सीटों से बंटवारे से संबंधित थी। अनुसूची 7 राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है इनमें शक्तियों के बंटवारे से संबंधित थी। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित थी। और अनुसूची 10 ये जो हमने करी दल बदल से संबंधित थी। और अनुसूची 11 ग्रामीण स्वशासन, अनुसूची 12 शहरी स्वशासन से संबंधित थी। तो दोस्तों ये ही अनुसूचियाँ लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। और संविधान में से यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है, संविधान में से यदि कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आता है तो दोस्तों अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों इन सभी अनुसूचियों को अच्छे से याद कर लेना। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अब हम भारतीय अनुसूचियों के बारे में, जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई है उनके बारे में जानने के बाद जो अपनी अगली वीडियो होगी उसमें अब तक हमने संविधान के बारे में जो कुछ भी किया है उनमें जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो याद रखने के योग्य जो बातें हैं वो हम लेकर आएंगे। यानी पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम अगली वीडियो में अब तक जो भी हमने संविधान के बारे में पढ़ा है उससे संबंधित है, उसमें जो भी प्रश्न एग्जाम्स के पॉइंट टू पॉइंट से संबंधित जो भी प्रश्न है वो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।